Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Government Bangalore College, Jijwana। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ डिफ्यूज़न या विसरण। क्या है डिफ्यूज़न? द विसरण, द मूवमेंट ऑफ गैस, लिक्विड और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूज़न। यानी कि किसी भी गैस, लिक्विड या सॉल्यूट यानी कि विलायक के अणुओं का या आयंस का मूवमेंट है की गति है फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, अपनी उच्च सांद्रता के क्षेत्र से, टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन, अपने कम सांद्रता या निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर गमन डिफ्यूज़न कहलाता है। बिल्कुल अगर हम सीधी भाषा में कहें तो किसी गैस, लिक्विड या सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स या आयंस का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन डिफ्यूज़न कहलाता है। द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर बिटवीन लीफ एंड द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। किसी भी लीफ के अंदर, पत्ती के अंदर से और उसके बाह्य वातावरण के बीच कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल वाष्प का जो आदान प्रदान होता है वो भी इसी डिफ्यूज़न के प्रोसेस या की क्रिया के कारण होता है। इट कंटिन्यूज टिल द रीजनल डिफरेंसेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिसअपियर। ये आदान प्रदान गैसों का या जल वाष्प का जो है उस समय तक होता रहता है जब तक कि दोनों के बीच की जो सांद्रता है उसका अंतर खत्म ना हो जाए। सब्सटेंस के बीच में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो ख़त्म ना हो जाए, उस समय तक लीफ के अंदर और बाह्य वातावरण के बीच इन चीज़ों का, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल वाष्प का आदान प्रदान लगातार होता रहता है। और ये जो आदान प्रदान होता है ये किस क्रिया के कारण होता है? डिफ्यूज़न की क्रिया, विसरण की क्रिया के कारण ये आदान प्रदान लगातार बना रहता है उस समय तक जब तक कि दोनों सतहों के बीच या जिनके बीच आदान प्रदान हो रहा है उनके बीच जो सांद्रता का अंतर है वो ख़त्म ना हो जाए। जैसे आप इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डिफ्यूज़न दिखा रहा है। कोई भी डाई, जैसे हमने कॉपर सल्फेट इसमें जल में डाली है, कोई भी डाई पार्टिकल डाले, हम चाहे तो ईओसीन डाल लें तो उसका सबसे अधिक कंसंट्रेशन कहाँ है? अभी यहाँ पर है। उसके बाद पूरे जल के अंदर इस चीज़ का डिफ्यूज़न हो जाता है, इस चीज़ का विसरण हो जाता है। अभी आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे पढ़ेंगे कि किसी भी क्षेत्र की तरफ, किसी भी दिशा में उस समय तक विसरण होता रहता है जब तक वहाँ पर कंसंट्रेशन या सांद्रण निम्न बना हुआ है, उस समय तक ट्रांसफ़र इसका लगातार होता रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफ्यूज़न। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्यूजन। ये लाक्षणिक गुण हमको पढ़ने हैं विसरण के। नंबर 1 देखें तो हम, द मॉलिक्यूल्स और आयंस डिफ्यूज फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का जो विसरण होता है वो सदैव अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ होता है। दिस कैन बी शोन बाय वेरियस एग्जाम्पल्स। इसको हम कई एग्जाम्पल्स के द्वारा या उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे आपने पहले भी चित्र में देखा, इफ़ ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इज पुट इन वाटर, यदि हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को जल में भरे बीकर में डालते हैं तो द कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू आउट द लिक्विड या थ्रू आउट द वाटर गिविंग इट ए यूनिफॉर्म कलर। जब तक एक सा कलर उस जलीय विलयन का नहीं हो जाता है या जल का नहीं हो जाता है, उस समय तक उसमें ये कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चले जाते रहते हैं। सिमिलरली शुगर डिफ्यूजेज यूनिफॉर्मली व्हेन पुट इन वाटर गिविंग इट ए यूनिफॉर्म स्वीट टेस्ट। इसी प्रकार जब हम जल में चीनी को घोलते हैं तो चीनी भी उस समय तक पूरी साइड पूरे जल में घुलती रहती है जब तक कि उसका एक यूनिफॉर्म टेस्ट या एक सा स्वाद पूरे जल में विसरित नहीं हो जाता है।
दूसरा जो कैरेक्टर है देखें, द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स मूव्स रैंडमली टुवर्ड्स all the region of their lower concentration. This continues till the molecules get evenly distributed in the space available. जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल है वो रैंडमली यानी कि किसी भी दिशा में लगातार, कोई दिशा निश्चित नहीं है, हर एक दिशा में लगातार विसरित होता रहता है उस समय तक जब तक कि जो भी क्षेत्र जो है उसके कम सांद्रता वाले हैं, लोअर कंसंट्रेशन वाले जो रीजन्स हैं उन रीजन्स की ओर, उन क्षेत्रों की ओर लगातार ये रैंडमली जो मॉलिक्यूल्स हैं विसरित होते रहते हैं। और ये उस समय तक विसरित होते रहते हैं जब तक कि स्पेस अवेलेबल है, यानी कि वहाँ पर जाने की क्षमता बनी हुई है, जगह बनी हुई है, उस समय तक ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और जो ये मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, उनके अंदर पाई जाने वाली काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो हर मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ हो रहा है, ये आप जानते हो कि उसके अंदर कोई ना कोई ऊर्जा होती है, ये उसकी गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके द्वारा ये मॉलिक्यूल्स माध्यम में अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते रहते हैं। नंबर नेक्स्ट देखें, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस। एक जो पदार्थ है उसका जो विसरित होने का दिशा है वो स्वतंत्र होती है, किसी भी दूसरे पार्टिकल के मूवमेंट के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस। यानी कि जो एक पदार्थ मूव कर रहा है वो अपने क्षेत्रों में, जो कम सांद्रता वाले क्षेत्र हैं उनमें जाता रहेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से उसका कुछ लेना देना नहीं है। द टू गैसेस कैन डिफ्यूज इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंटली विदाउट इफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ अनदर। कोई भी, अगर हम इसको देखना समझना चाहें, और कोई भी दो गैसेस एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में एक ही समय पर डिफ्यूज हो सकती हैं बिना एक दूसरे की गति को प्रभावित किए हुए। लगातार चाहे अपोजिट जाना हो चाहे सेम डायरेक्शन में जाना हो, ये गैस के मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर विसरित होते रहेंगे, डिफ्यूज होते रहेंगे, एक दूसरे के मूवमेंट को कभी भी प्रभावित नहीं करते हैं। जैसा कि हम आसानी से समझ सकते हैं, डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अपोजिट डायरेक्शन। हमेशा हम देखते हैं कि रंध्रों से जो आदान प्रदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, वो एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए लगातार होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती रहती है स्टोमेटा से और ऑक्सीजन दिन के टाइम वाष्पोत्सर्जन के समय बाहर निकलती रहती है। ये आप देखें, इसमें एक दूसरे को प्रभावित करने वाली कोई चीज़ नहीं है। अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अपना जो सांद्रता की भिन्नता है उसके आधार पर अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर एक ही स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लगातार डिफ्यूज होते रहते हैं। द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंट्रोल्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स ओन मॉलिक्यूल एंड इज नॉट इफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। इसमें खास बात क्या है कि जो ऑक्सीजन का, जो कार्बन डाइऑक्साइड का आप देख रहे हो या ऑक्सीजन का भी, किसी का भी लें हम दोनों में से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट है वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड के ही कंसंट्रेशन के या के मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही प्रभावित हो सकता है, ना कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के द्वारा। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रही है। अगर कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा या विपरीत हो जाएगा तो मूवमेंट की दिशा बदल जाती है। ऑक्सीजन से इसका कोई लेना देना नहीं। सिमिलरली द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ओनली एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के विपरीत अगर हम ऑक्सीजन से देखें तो ऑक्सीजन का भी जो मूवमेंट है वो केवल अपने ही मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन से या सांद्रण से प्रभावित होता है, किसी
कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसी प्रकार दोनों जो गैसेज हैं विपरीत दिशाओं में एक दूसरे को के सांद्रण से प्रभावित हुए बिना लगातार विसरित होती रहती है। नेक्स्ट देखें, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंडेंट अपॉन देयर काइनेटिक एनर्जी, देयर साइज, द डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू विच दे मूव एंड द ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन ओवर विच दे डिफ्यूज। जो डिफ्यूजन का रेट है वो किस पर निर्भर करता है? जो उसके मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी पर, उनके आकार पर, उनके जो जिस मीडियम में ये विसरण हो रहा है उसके घनत्व के ऊपर निर्भर करता है, और साथ ही साथ जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि दोनों की जगह पर जो सांद्रण का अंतर है केवल उसके द्वारा प्रभावित होता है डिफ्यूजन का रेट, बाकी अन्य किसी भी कारक से प्रभावित नहीं होता है। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिपेंडेंट अपॉन देयर काइनेटिक यानी काइनेटिक एनर्जी, देयर साइज, द डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू विच दे मूव एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कंसंट्रेशन। ठीक है, साइज उनकी ऊर्जा और माध्यम के घनत्व के साथ साथ सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो उन डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स के या उन विसरित होने वाले मॉलिक्यूल्स के सांद्रण का है, क्योंकि सांद्रण हमेशा उच्च सांद्रता से हमेशा जो मूवमेंट होना है वो कम सांद्रता की ओर होना है, निम्न सांद्रता की ओर होना है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होना है। इसके बाद देखें डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब। द डिफ्यूजन प्रेशर इज ए hypothetical term describing the potential ability of a gas, liquid or solid molecule to diffuse from an area of its greater concentration to an area of lower concentration. The diffusion pressure is directly proportional to the number of diffusing particles. Diffusion pressure क्या है? ये एक काल्पनिक टर्म दिया गया है जिसका हम माने तो ऐसा है कि पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ ए गैस, लिक्विड और मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज, जो विसरण हो रहा है किसी भी लिक्विड का, गैस का, सॉलिड मॉलिक्यूल का अपने हायर कंसंट्रेशन से, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ये एक दाब के कारण होता है, ऐसा हमने कल्पना की है, जिसको हम डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। The diffusion pressure is directly proportional to the number of diffusing particles, यानी कि समानुपाती होता है जो डिफ्यूजन प्रेशर है किसके? जो पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स डिफ्यूज करें। Therefore, greater the concentration of the diffusing molecules in a system, their diffusion will also be great. That is number, यानी कि जो कंसंट्रेशन जहाँ पर हायर हो रहा है, ग्रेटर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन या सांद्रता अधिक है डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स की, उनका डिफ्यूजन भी वहाँ से फास्ट होता है, डिफ्यूजन प्रेशर उनका हाई होता है। हेंस प्योर वाटर सॉल्वेंट वुड हैव ए मोर डिफ्यूजन प्रेशर देन ए सुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स इन ए सिस्टम, यानी कि आप देखते हैं कि जल जो माध्यम है, हेंस प्योर वाटर, वो जो प्योर वाटर है उसका डिफ्यूजन प्रेशर उसके शुगर सॉल्यूशन से अधिक होता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर हम शुगर सॉल्यूशन के साथ रखें तो एक सा माध्यम होने के लिए अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर शिफ्ट होते हैं। तो डिफ्यूजन प्रेशर प्योर वाटर का सबसे अधिक होता है किसी भी सॉल्यूशन के बनस्पत या उसके मुकाबले।